सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। सदन में आज दांव और तनाव दोनों बना हुआ है। जहां आज बजट पर चर्चा का दिन है, वहीं सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। जबकि दूसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बजट से जुड़ी है। योगी सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। आखिर क्या है सबसे बड़े बजट के मायने? वैसे ये तो सभी जानते हैं कि अगले साल यानी 2027 में यूपी में महासंग्राम होना है, लिहाजा फोकस 2027 ही है। तीसरी बड़ी खबर बंगाल से है, जहां सीएम ममता बनर्जी एक बार फिर सवालों के घेरे में आ खड़ी हुई हैं। क्या है पूरा पिक्चर, ये भी आपको बताएंगे। एक बड़ी खबर T20 विश्व कप से जुड़ी हुई है। आज 3 बड़े मैच होने हैं, साथ ही तमाम बड़ी खबरों पर भी नजर रहेगी। लेकिन सबसे पहले अभी तक की हेडलाइंस। यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश। विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया लगभग 9,12,696 करोड़ रुपए का बजट। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का आरोप, कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को किया अपमानित। एनडीए ने की राहुल गांधी से माफी की मांग। नॉर्थ ईस्ट और असम की तरक्की के दरवाजे खोलेगा केंद्रीय बजट। गुवाहाटी पहुंचे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, कांग्रेस के लिए राजनीतिक लैब बन गया था नॉर्थ ईस्ट। कनाडा के टम्बलर रिज सेकेंडरी स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग, हमलावर समेत 10 लोगों की मौत, पुलिस की जांच जारी। और T20 वर्ल्ड कप में आज 3 बड़े मुकाबले। दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान समेत ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड होंगे आमने सामने। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की भी भिड़ंत आज। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं लखनऊ। उत्तर प्रदेश बजट पेश होने के बाद इस समय योगी आदित्यनाथ संवाददाताओं को संबोधित कर रहे हैं। जो रिजर्व बैंक ने तय किया है कि किसी भी राज्य की जो कुल जीएसडीपी होगी उसकी 30% से अधिक ऋण उस पर नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश देश के उन राज्यों में है जिस राज्य के पास जो भी एफआरबीएम की सीमा तय की गई है उसके अधीन उत्तर प्रदेश ने अपने वित्तीय प्रबंधन को रखा है और उत्तर प्रदेश की ऋणग्रस्तता उसी के अधीन उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। ये हमारा कुशल वित्तीय अनुशासन भी है। बिना अतिरिक्त टैक्स लगाए हुए उत्तर प्रदेश के अंदर वेलफेयर की स्कीम को, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम को और प्रत्येक सेक्टर में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते हुए विकास के नित नए सोपान को स्थापित करते हुए आज उत्तर प्रदेश जिस दिशा में आगे बढ़ा है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, उसके बल पर उत्तर प्रदेश आज देश की टॉप 3 इकोनॉमी में एक है। देश की जो टॉप 3 इकोनॉमी है उनमें से उत्तर प्रदेश की एक है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को, हमने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में अब अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है इसको हम 2.24% तक के नीचे लेके आने में सफल हुए हैं। यह स्थिति 2017 के पहले यह लगभग 17 से 19% तक था। आज इसको हम नीचे करने में सफल हुए हैं। जॉब लेड ग्रोथ को लेकर के हम लोगों ने इस पूरे बजट की जो हमारी सोच है, युवाओं के प्रति समर्पित भाव के साथ जो भी ग्रोथ हो वह उनके एम्प्लॉयमेंट को लेकर के भी हो और युवाओं के एम्प्लॉयमेंट पर विशेष रूप से ध्यान देते हुए एमएसएमई, स्टार्टअप, ओडीओपी और स्थानीय उद्यमियों को विकसित करते हुए बृहत निवेश की नई योजना के साथ उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेटर के रूप में भी एक बड़ी भूमिका के साथ आगे बढ़ाने का तय। और इसके लिए आपने बजट में इन चीजों को देखा होगा, कैसे उत्तर प्रदेश ने अब उस दिशा में कार्य करना प्रारंभ किया। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को लेकर के
आज जो बड़ी घोषणाएं हुई हैं, उन बड़ी घोषणाओं में जो बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है कि उत्तर प्रदेश सरकार जहां पे चल रहा है, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश राज्य में हमेशा इस बात को देखने को मिलता था कि अलग अलग विभाग अलग अलग समय में अलग अलग डाटा प्रस्तुत करते थे। हमारी सरकार ने तय किया है कि हम यूपी के अंदर एक स्टेट डाटा अथॉरिटी का गठन करेंगे। स्टेट डाटा अथॉरिटी या उत्तर प्रदेश के अंदर रियल टाइम डाटा और उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ साथ उसके लिए भविष्य की योजनाओं को आगे बढ़ाने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। बजट की जो हाइलाइट्स हैं उनमें से ये भी है। दूसरा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या अन्य सेक्टर में कार्य करने के लिए डाटा सेंटर क्लस्टर की स्थापना, यह भी बजट में इसका प्रावधान, इसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। मेडटेक और डीपटेक के लिए एआई मिशन की घोषणा, यह भी इस बजट के अंदर है, जिससे युवाओं के लिए स्किल युवा को अधिक से अधिक जॉब हम उपलब्ध करवा सकें, इसके लिए उनकी स्किलिंग की प्लानिंग भी इस बजट में उसका महिला उद्यमी उत्पाद और विपणन केंद्र के रूप में उसे विकसित करना, सी मार्ट के रूप में लोकल स्तर पर एसएचजीज के माध्यम से उन महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़ी घोषणा ये भी है, जिसमें स्थानीय स्तर की महिलाएं एसएचजीज के माध्यम से जो अपना लोकल गांव में, शहरी क्षेत्र में अपना प्रोडक्ट बनाती हैं, महिला स्वयंसेवी समूहों को प्रोत्साहित करने के लिए स्कीम एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। सिटी इकोनॉमिक जोन एससीआर, काशी मिर्जापुर इकोनॉमिक जोन, प्रयागराज चित्रकूट इकोनॉमिक जोन, कानपुर झांसी इकोनॉमिक जोन, ये क्लस्टर डेवलप करने की एक नई कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बाद जन विश्वास सिद्धांत, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है यह जन विश्वास सिद्धांत, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हम 17 में जब आए थे, यूपी का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो रैंकिंग थी वह लगभग 13-14 पे रैंकिंग थी हमारी। हम लोगों ने पहले 3 वर्ष के अंदर इसको नंबर 2 पर लाने में सफलता प्राप्त की। फिर यूपी ने चीफ अचीवर स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित किया। अब हम जन विश्वास सिद्धांत के रूप में निवेश करने वाले निवेशक को सिंगल विंडो सचमुच दिखाई दे, इसके लिए उन सभी चीजों में रिलैक्स करना, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग आदि की कार्रवाई को अधिक सरल और सहज बनाने के लिए हमें इस दिशा में आगे कार्य कर, इस दिशा में इसको अब लागू करने की दिशा में यूपी आगे बढ़ा है। प्रदेश और आप देख रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अभी तक के सबसे बड़े बजट पेश करने के बाद योगी आदित्यनाथ संवाददाताओं को संबोधित कर रहे थे। 9 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट है। 10वां बजट है योगी सरकार का 2017 में सत्ता में आने के बाद से लेकर अभी तक के एक तरह से बदलाव को भी योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखा। योगी सरकार ने आज यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यूपी सरकार लगातार 10वीं बार उत्तर प्रदेश विधानमंडल में विकास का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में बजट को पेश किया। इस बार उन्होंने 9,00,000 करोड़ से अधिक का बजट पेश किया है। ये पिछले वर्ष के मुकाबले 12.9% ज्यादा है। इस बजट में योगी आदित्यनाथ सरकार ने युवाओं, महिलाओं, किसानों और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 रुपए आकलित हुई है, जो वर्ष 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय 54,564 रुपए के दोगुने से अधिक
वर्ष 25-26 में प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रुपए होने का अनुमान है। प्रदेश में हम लगभग 6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफल हुए हैं। बेरोजगारी की दर 2.24% रह गई है। वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार 9,12,696.35 करोड़ रुपए है, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 की तुलना में लगभग 12.9% अधिक है। इस बजट में पूंजीगत परिव्यय 19.5% है। शिक्षा तथा चिकित्सा हेतु आवंटन कुल बजट का क्रमशः 12.4% एवं 6% है। कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए आवंटन कुल बजट का 9% है। वहीं प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 रुपए अंकलित की गई है। साल 2016-17 में प्रति व्यक्ति आय 54,564 रुपए से 2 गुना ज्यादा है। बजट में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि प्रदेश में 10 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही 9 लाख से ज्यादा युवाओं को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है। 5 लाख से अधिक युवाओं को विभिन्न कंपनियों में नौकरी दिलाई गई है। प्रदेश में बेरोजगारी दर घटकर मात्र 2.24% रह गई है। वहीं बेटियों की शादी के लिए मिलने वाली सहायता राशि को 50,000 से बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए किया जाएगा। युवाओं के कौशल संवर्धन के लिए टेक युवा समर्थ युवा योजना और AI मिशन की स्थापना की जाएगी। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में पेश हुआ अभी तक का सबसे बड़ा बजट किस तरह से उत्तर प्रदेश के आने वाले समय के लिए उत्तर प्रदेश के विकास की नींव रखता है। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूं। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस UPI कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और आइए बात करते हैं संसद में चल रहे बजट सत्र की। लोकसभा के ताजा अपडेट की अगर बात करें तो आज औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। वहीं कई दिन के बाद, एक लंबे समय के बाद गतिरोध के खत्म होने के बाद आज प्रश्नकाल पूरी तरह चला है। सदन की बैठक शुरू हुई तो पीठासीन सभापति PC मोहन ने प्रश्नकाल शुरू कराया। इस दौरान विपक्ष के सांसद अपने साथी 8 सदस्यों का निलंबन समाप्त करने की मांग करने लगे और नारे लगाने लगे, जिन्हें पिछले सप्ताह आसन की अवमानना के मामले में निलंबित किया गया था। PC मोहन ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही प्रश्नकाल शुरू कराया। आधे घंटे तक विपक्ष के सांसदों के निलंबन वापस लो के नारों के बीच कार्यवाही चली, जिसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। उधर प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े प्रश्नों का जवाब दिया गया। संबंधित मंत्रियों ने सदन में अपने अपने मंत्रालयों के कार्यों, योजनाओं और नीतियों से जुड़े प्रश्नों के जवाब दिए। एक लंबे समय में सरकार और विपक्ष के बीच गतिरोध कल खत्म हुआ, जिसके बाद से बजट पर चर्चा की शुरुआत हुई और आज कई दिनों के बाद प्रश्नकाल सुचारू रूप से चला। मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों से संबंधित तमाम प्रश्नों के जवाब दिए,
लेकिन इस बीच ये भी सदन के भीतर हुआ कि कई दिनों के गतिरोध के बाद प्रश्नकाल तो पूरी तरह हुआ, लेकिन कांग्रेस के सांसद जो उनके निलंबित सांसद हैं उन्हें लेकर लगातार विरोध कर रहे थे, जिसके बाद कांग्रेस ने वॉकआउट किया। इस खबर पर शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, हमने देखा कल बजट पर चर्चा शुरू हुई और यह समझा गया कि अब सदन सुचारू रूप से चलेगा, गतिरोध दूर हो गया है, लेकिन एक बार फिर आज जिस तरह से कांग्रेस के सांसदों ने हंगामा किया, फिर वॉकआउट किया और मांग कर रहे थे जो निलंबित सांसद हैं उनकी वापसी की। देखिए, संसद जब चलती है सत्र के दौरान तो विपक्ष के अपने तरीके होते हैं कि वो वॉकआउट करें या विरोध दर्ज कराएं, उनका अधिकार भी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कल दोपहर के बाद हमने देखा है कि एक सहमति बनी है और लोकसभा सुचारू रूप से चल रही है। अब आज सुबह प्रश्नकाल में कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए गए और अब देख रहे हैं कि बजट चर्चा में तमाम प्रमुख नेता हिस्सा ले रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद अनुराग ठाकुर बीजेपी की तरफ से बोलेंगे और राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो बजट चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। निर्मला सीतारमण का जवाब देंगी जब बजट पर चर्चा पूरी हो जाएगी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो तरीका एक तरह से होता है, सदन में कई तरीका होता है। यही बात कई बार लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति कहते हैं कि नियमों के तहत आप मुद्दे उठाइए, नियमों के तहत आप जो सदन में व्यवस्था दी गई है या फिर नियमों ने जो एक तरह रास्ता दिया है, आप विरोध दर्ज करा सकते हैं। और भले ही हम अंदर देख रहे हैं कि गतिरोध खत्म हुआ है, लेकिन बयानों के तीर खूब चल रहे हैं। बीजेपी के तमाम नेताओं ने आज कहा संसद भवन परिसर में कि राहुल गांधी को पूरे प्रकरण में जो उन्होंने सदन में उठाया था, जिसे वो प्रमाणित नहीं कर पाए और जो दावा वो कर रहे थे, अब जब खुद नरवणे ने सामने आकर कहा कि जो पेंगुइन कह रहा है वो सही कह रहा है, तो फिर उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। निशिकांत दुबे ने कल ये कह दिया था कि उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। तो बयानों के तीर खूब चल रहे हैं, लेकिन संसद में हम देख रहे हैं कि गतिरोध खत्म हो चुका है। हंगामा जरूर किया विपक्षी दलों ने, लेकिन बजट पर चर्चा हो रही है। राज्यसभा में भी और लोकसभा में इस वक्त नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोल रहे हैं। जी, अब शैलेंद्र, ये भी एक घटना हुई कि जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कमरे तक कुछ कांग्रेसी सांसद पहुंचे, जिसको लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक आपत्ति भी दर्ज कराई है। ये देखिए, जो सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि लोकसभा सचिवालय ने ये जो नियम है, नियम ये कहते हैं कि वहां पर आप भी संसद के अंदर, यानी जो संसद भवन की जो बिल्डिंग है उसके अंदर अगर बिना अनुमति के कुछ आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो ये भी नियम प्रक्रिया का उल्लंघन है। तो ऐसे सांसदों के खिलाफ भी क्या कार्रवाई हो सकती है, इस तरफ भी एक संकेत मिल रहे हैं। दूसरी बात ये बताया गया है, सूत्र से जो जानकारी मिली है कि जो निलंबित सांसद है उनका निलंबन फिलहाल वापस होने नहीं जा रहा। हम जानते हैं कि पूरे बजट सत्र के लिए, यानी पहले और दूसरे चरण के लिए उनका निलंबन हुआ है। तो ये बात जो आ रही थी कि कल एक सहमति बनी है कि निलंबन वापस हो जाएगा और इसलिए गतिरोध टूटा है, तो ऐसी बात नहीं है। अंदर जब बैठक हुई थी तो ये बात हुई थी कि जो मुद्दे हैं गतिरोध के, वो उस पर अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन सदन जरूर चले। और कई विपक्षी दलों ने भी ये कहा था जो कांग्रेस के साथ खड़े थे, खासतौर पर समाजवादी पार्टी जैसे दल। और हमने देखा कल अखिलेश यादव ने बजट चर्चा में हिस्सा लिया और जोरदार तरीके से अपनी बात रखी। तो सदन में गतिरोध जरूर खत्म हो गया है, लेकिन ये बात जिस पर एक तरह से दबाव या कहें कि प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस के सांसद, आज कुछ महिला सांसद भी वहां पर आई और कहा कि निलंबन वापस होना चाहिए। सूत्र ये बता रहे हैं कि अभी तुरंत ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। और जो वीडियो बनाया गया लोकसभा अध्यक्ष के पास, कमरे के पास जाकर, उन सांसदों के खिलाफ भी क्या कार्रवाई हो, इस पर भी विचार हो रहा है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि जो लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ एक प्रस्ताव दिया गया था लोकसभा सचिवालय को, उसमें त्रुटियां पाई गई हैं। 2026 की जगह 2025 की तारीख का जिक्र है और 4 जगह ऐसा जिक्र है। तो वो कहा जा सकता है कि ऐसा हो सके कि उसे जांच के बाद उसको खारिज कर दिया जाएगा और नई तरह से कोई अगर प्रस्ताव आता है तो फिर वो देखा जाएगा। ये एक सूत्र की से जानकारी मिली है। और फिर इसका जो एक नियम प्रक्रियावली तो आगे की हम जानते हैं कि कल से हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या होती है। लेकिन बड़ी जानकारी यही कि इसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं, 4 जगह पर गलत डेट का जिक्र है, तो वो प्रस्ताव तकनीकी तौर पर ही सही नहीं है। शैलेंद्र, सवाल ये भी है कि हमने देखा पिछले एक हफ्ते में पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे की किताब, अप्रकाशित किताब को लेकर जिस तरह से इतना बड़ा मसला हुआ और वो सदन के भीतर राहुल गांधी के अपने धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उठा और ये मसला बाहर तक बना रहा।
क्या ऐसा लगता है कि कांग्रेस गतिरोध को खत्म करने के पीछे का एक बड़ा कारण यह है कि जब एफआईआर दर्ज हो गई तो यह बहुत साफ हो गया कि आखिर सवाल अब बड़ा यह है कि राहुल गांधी के पास वो प्रति कहां से आई जिसे वो लहरा रहे हैं? जी देखिए, निश्चित तौर पर यह सवाल उठता है कि राहुल गांधी जिन्होंने दावा किया था कि वो उसे प्रमाणित कर सकते हैं, हालांकि दस्तखत नहीं किया था, तो फिर यह सवाल उठता है कि वो प्रति कहां से लाए। और दूसरी बात यह है कि एक बात और दर्शकों को जानना जरूरी है कि संसद के अंदर लोकसभा या राज्यसभा में जब कोई अपनी बात कहते हैं तो वो इम्यून एक तरह से उसमें आपको अधिकार होता है कि उसके खिलाफ कोई टिप्पणी, बाहर कोई एफआईआर नहीं हो सकती, लेकिन साथ के साथ फिर उस सांसद की, उस सदस्य की, उस नेता की ये जिम्मेदारी होती है कि वो प्रामाणिक बात अंदर कहे। इसीलिए नियम यह है कि अप्रामाणिक बात या फिर गलत तथ्य संसद के अंदर नहीं कहे जा सकते, क्योंकि वो रिकॉर्ड होता है और उसको रिकॉर्ड की कार्रवाई से बार बार हटाया जाता है। कई बार तो संबंधित सदस्य कहते हैं कि वो जिन्होंने जो बोला वो जानकारी सही नहीं थी, आप उसे कृपया हटा दीजिए। अब राहुल गांधी क्या ऐसा करेंगे, सदन के अंदर इस बात को कहेंगे, इस पर सवाल है। और इसीलिए जब बीजेपी के नेता से हम लोगों ने सवाल पूछा और संसदीय कार्य मंत्री से भी ये सवाल हमने पूछा था, तो उन्होंने कहा कि लगता नहीं कि राहुल गांधी समझेंगे। ये कांग्रेस के बाकी जो एक आध समझदार नेता हैं उनको समझाना चाहिए कि इस तरह से संसद के अंदर व्यवहार नहीं चल सकता है, संसद में एक मर्यादा होती है। तो जहां तक एफआईआर की बात, हम जानते हैं पेंगुइन की तरफ से जब ये बात कही गई कि किसी भी तरह की कोई प्रति, ना वो डिजिटल कॉपी ना किताब प्रकाशित की गई है। नरवणे ने भी उस जो पोस्ट किया था पेंगुइन इंडिया ने, उस पर अपनी सहमति जताई। तो फिर एक तरह से बात सामने आई कि ये इस तरह की प्रतियां कहाँ से सामने आई है। तो वो एक विषय जरूर है, लेकिन अब बीजेपी ये कह रही है कि क्या अब भी राहुल गांधी समझेंगे कि अप्रकाशित मुद्दों को या फिर अप्रमाणित मुद्दों को वो सदन के अंदर उठाकर सदन से चले जाते हैं। तो ये रवैया कब तक उनका रहेगा, नेता प्रतिपक्ष का रवैया नहीं होना चाहिए और कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र पूरी बातचीत के लिए। और आइए बात अब पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर ममता बनर्जी सरकार एक बार फिर घेरे में है। अब उन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने का गंभीर आरोप लगा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि राज्य सरकार चुनाव आयोग की मांग के मुताबिक ग्रुप बी स्तर के अधिकारी उपलब्ध कराए ताकि माइक्रो ऑब्जर्वर की जगह उनका इस्तेमाल हो सके। इसी आदेश के पालन में राज्य सरकार ने 8,505 अधिकारियों की एक सूची चुनाव आयोग को सौंपी है। मंगलवार को जब सूची सार्वजनिक हुई तो सरकारी कर्मचारियों के संगठनों ने इस पर सवाल खड़े किए। आरोप है कि सरकार द्वारा भेजी गई ग्रुप बी अधिकारियों की इस लिस्ट में बड़ी संख्या में ग्रुप सी कर्मचारियों के नाम शामिल किए गए हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यह सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। सीईओ कार्यालय ने इसके लिए राज्य प्रशासन से इन 8,505 कर्मचारियों का बायोडाटा मांगा है। उनका पद, विभाग, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और जानकारी मांगी है। टाइपिस्ट, Anganwadi workers are not Group B officers. Anganwadi workers, para-teachers are not government employees. They are only project workers and para-teachers. बीजेपी ने इसे ममता सरकार की एक चाल बताया है। बीजेपी का आरोप है कि जानबूझकर अयोग्य अधिकारियों की सूची दी जा रही है ताकि मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया को विफल किया जा सके। जानबूझ के एक झूठा लिस्ट तृणमूल सरकार ने दिया, कारण वो चाहते हैं इस विषय को लेके कोर्ट में केस हो और केस होने से विषय लंबा हो जाएगा। तब तक तो तृणमूल सरकार रह जाएंगे, लेकिन तृणमूल सरकार को ये मालूम नहीं है इनका जब समय खत्म हो जाएगा तो सरकार ऐसे ही चला जाएंगे। देश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया में पश्चिम बंगाल एक अकेला ऐसा राज्य है जहां एसआईआर को लेकर लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई है। चुनाव आयोग जो बातें कहता है उसको एक तरह से सिरे से खारिज करती हैं ममता बनर्जी और उनका प्रशासन, और यही पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा जहां ममता बनर्जी खुद पहुंची अपनी दलीलें रखने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी चुनाव आयोग और ममता बनर्जी के बीच में, ममता बनर्जी की सरकार के बीच में वो टकराव लगातार बना हुआ है, जिसका बड़ा असर दिखाई दे रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया में कई तरह के व्यवधान आ रहे हैं। ताजा मामला भी है जो हमने आपको बताया, उसी पर और बात करने के लिए सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि ये जो नया मामला है इसको लेकर किस तरह से
सरकार क्या कह रही है? चुनाव आयोग लगातार अपनी आपत्ति दर्ज कर रहा है। उसका कहना है कि अयोग्य अधिकारियों की लिस्ट सौंपी गई है। अब ममता सरकार का क्या कहना है? राज्य सरकार ने 8,505 अधिकारियों की एक सूची सौंपी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। यह आरोप है चुनाव आयोग का ममता सरकार पर, क्योंकि ग्रुप बी की लिस्ट में ग्रुप सी कर्मियों के नाम शामिल हैं। इसे लेकर चुनाव आयोग ने एक बार फिर कहा है कि ममता सरकार नहीं चाहती है कि एसआईआर की प्रक्रिया सही तरीके से पूरी हो सके। हम जानते हैं कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया की समय सीमा भी पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा समय 2 बार बढ़ाई गई है और अब जब कुछ ही समय के बाद अंतिम लिस्ट बाहर आनी है, उससे पहले की ये कुछ और समस्याएं सामने आ रही हैं। सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, चुनाव आयोग का कहना है कि ग्रुप बी अधिकारियों की मांग थी, ग्रुप सी अधिकारियों की लिस्ट सौंपी गई है। अब प्रशासन क्या कहता है? देखिए, पहली बात यह है कि राज्य प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसका उल्लंघन किया है, ऐसा आरोप आ रहा है, क्योंकि साफ तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ग्रुप बी ऑफिसर्स ही देने हैं। 8,505 ये ग्रुप बी ऑफिसर्स ही देने हैं। जो भी तर्क वितर्क दोनों पक्ष का था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था। लेकिन उसके चलते फिर भी ग्रुप सी, और ग्रुप सी में भी लोअर डिवीजन क्लर्क, नर्स, इन लोगों का वहां पे एज ए ग्रुप बी ऑफिसर उनका नियुक्त किया गया, और इसको चलते ही विपक्ष हमलावर है। यहां तक जो सरकारी कर्मचारियों का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, वो भी हैरानदाज है कि कैसे ऐसा हो सकता है कि देश का एपेक्स कह रहा है, फिर भी ममता सरकार उनकी बात मान नहीं रही है। तो एक बार फिर से बीजेपी का यह कहना है कि असल में एसआईआर हो ये चाहती ही नहीं है ममता सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि सौरभ, लेकिन सवाल यह है कि अब चुनाव आयोग के पास विकल्प क्या बचता है? इस प्रक्रिया को पूरा करना है। अंतिम तिथि की जो फाइनल लिस्ट आनी है उसकी तारीख तय हो चुकी है। Up to 18%, but 6% increase, 6x increase. Sorry, thank you. नाम है वो नाम ठीक है कि नहीं, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वैसे ही है कि नहीं, वो लोग जांच करेंगे। और उसके चलते जो 28 तारीख को फाइनल लिस्ट होगा, जैसे जैसे जिन लोगों को वो देखेंगे कि जिन लोगों को वो सही मानते हैं, वो लोग प्रोसेस में आएंगे, उनका लॉगिन क्रिएट करना है। और अगर नहीं होता है तो चुनाव आयोग का कहना है कि जैसे एसआईआर नहीं रुकेगा, एसआईआर का काम चलता रहेगा। जो भी होता है, जैसे राज्य प्रशासन जैसे रिएक्ट करेगा वैसे ही उनको जवाब भी मिलेगा, यही चुनाव आयोग का कहना है। लेकिन बीजेपी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीजेपी कहती है असल में ममता बनर्जी की सरकार जानबूझकर ऐसा लिस्ट तैयार किया है जिस लिस्ट में सिर्फ ग्रुप सी के आधिकारिक है, ऐसा नहीं है। साथ ही साथ मृतक लोग हैं, जो रिटायर हो गए हैं, ऐसे लोग भी हैं, क्योंकि वो चाहती है कि इसको लेकर फिर एक बार कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाए और उसके चलते वो लोग और भी एसआईआर का प्रोसेस डिले हो। और इसी रास्ते से पिछले वाली जो लिस्ट है, फाइनल जो लिस्ट है, वो आए नहीं और चुनाव आयोग मजबूर हो जाए कि 2002 का जो लिस्ट पहले था उसी पर चुनाव हो। ये उनकी स्ट्रेटेजी है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि ऐसा होने वाला नहीं है। और चुनाव आयोग का भी साफ तरीके से कहना है कि वो लोग एसआईआर का जो टाइम शेड्यूल है, जो टाइम लाइन है, जो कल आया है कि 28 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट होगा, उसी के दौरान काम करेंगे। और आगे चल के जो राज्य सरकार को करना है करे, उस पर गौर देने वाला चुनाव आयोग है नहीं। चुनाव आयोग अपना काम करना चाहती है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ पूरी जानकारी के लिए। सौरभ बता रहे थे कि जिस तरह से ग्रुप बी की लिस्ट में ग्रुप सी के कर्मचारी और अधिकारी दिखाई दे रहे हैं, उस पर चुनाव आयोग का कहना है कि ममता प्रशासन ने ग्रुप सी अधिकारियों की लिस्ट दे दी है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी महिलाएं शामिल हैं। ऐसे में सौरभ, जो हमारे संवाददाता हैं, उनका यह भी कहना है कि चुनाव आयोग का कहना है कि एसआईआर की प्रक्रिया किसी भी तरह से रुकेगी नहीं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है मिड डे प्राइम में।
हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस UPI कहता है, अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान असम दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए कहा कि ये बजट असम और नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए एक मजबूत ब्लूप्रिंट है, जिससे नॉर्थ ईस्ट के लिए विकास के नए दरवाजे खुलेंगे। साथ ही उन्होंने कहा, ये बजट विकसित भारत का पूरा खाका है, जिसके चलते 140 करोड़ भारतीय सपनों की नई उड़ान भरेंगे। ये बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं, 140 करोड़ भारतवासियों के सपनों को नई उड़ान के लिए ऊंचा आकाश खोलने का काम करता है। भारत आसाम और नॉर्थ ईस्ट की प्रगति और विकास के नए द्वार खोलता है। मित्रों, यह बजट समाज के हर वर्ग, हर जाति, हर प्रदेश और विशेषकर पूर्वोत्तर को सशक्त बनाने का ब्लूप्रिंट है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने उन्हें दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में श्रद्धांजलि दी। इससे पहले उन्होंने अपने एक्स संदेश में श्रद्धांजलि देते हुए कहा था कि राष्ट्र सेवा एवं समर्पण के प्रतीक भारतीय जनसंघ के संस्थापक एवं हमारे मार्गदर्शक श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके एकात्म मानववाद और अंत्योदय की विचारधारा ने सेवा भाव को राजनीति की आत्मा के रूप में स्थापित किया है, जो राष्ट्र निर्माण के पथ पर सदैव दिशा और प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। पश्चिम बंगाल के बेलडांगा में पिछले महीने हुई हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट से कहा है कि अब वह तय करे कि इस मामले में NIA द्वारा आगे की जांच जरूरी है या नहीं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने NIA को अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में हाई कोर्ट को देने का निर्देश दिया है। NIA का इस रिपोर्ट में बताना होगा कि क्या इस मामले में UAPA कानून के तहत कोई प्रथम दृष्टता मामला बनता है या नहीं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को केंद्रीय बल तैनात करने और NIA जांच पर विचार करने की छूट दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मामले की मेरिट पर कोई राय नहीं दे रहा है। हाईकोर्ट खुद NIA की रिपोर्ट देखे और स्वतंत्र रूप से फैसला करे कि आगे क्या करना है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की याचिका का निपटारा कर दिया। उधर SIR प्रक्रिया के दौरान बंगाल में एक बांग्लादेशी नागरिक की पहचान हुई है। चुनाव आयोग ने उत्तर 24 परगना के हृदयपुर की इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आयोग के सूत्रों के अनुसार मंजू रानी साहा नामक एक बुजुर्ग महिला पर आरोप है कि वह मूल रूप से बांग्लादेश की नागरिक हैं। बांग्लादेश में उनका मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर ID भी है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी CO के कार्यालय में दस्तावेजों के साथ शिकायत दर्ज होने के बाद CO कार्यालय ने उत्तर 24 परगना के जिलाधिकारी को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। यूपी के पूर्व डिप्टी CM और बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने विपक्ष के रवैये पर बेहद नाराजगी जताई है। DD न्यूज के साथ विशेष बातचीत में दिनेश शर्मा ने कहा कि विपक्ष एक्सपोज हो चुका है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश राज ने यूपी के पूर्व डिप्टी CM और राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा से संसद भवन परिसर में विशेष बातचीत की। हाँ, यूपी के एक्स डिप्टी CM और राज्यसभा में बीजेपी के सांसद दिनेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर,
कैसे देखते हैं? अभी किरण रिजिजू जी ने कहा कि स्पीकर के कमरे में जाकर कांग्रेस के 20-25 सांसदों ने उनको बहुत ही अपमानित करने का काम किया। देखो, कैसे कांग्रेस अपना आचरण अगर नहीं सुधारती तो अभी जनता से भी वो 99 के फेर में थे, अब वो 9 के फेर में आ जाएंगे। आदरणीय ओम बिरला ऐसे सौम्य, सुशील, समर्पित, संविधान विज्ञ, मृदुभाषी लोकसभा अध्यक्ष जो सब में लोकप्रिय है, इन्हीं के सांसद जो दस्तखत किए होंगे अकेले में पूछ लीजिएगा, कहेंगे बहुत गलत हुआ। अब मैं समझता हूं कि ये वो लोग हैं जो हारे थके हैं और लोकतंत्र को नहीं मानते। क्या लगता है कि जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा डिस्ट्रक्शन करने की कोशिश की जा रही है, विपक्ष के पास मुद्दे कहाँ हैं? मुद्दा नहीं है, इसलिए वो हताश निराश लोग जो है वो कभी हल्ला मचा के भाग जाते हैं। जैसे स्कूल के बच्चे नहीं होते, शोर मचाते हैं और कहीं क्लास सस्पेंड हो जाए, वैसे वो लोकसभा सस्पेंड कर रहे हैं। ये भारत की आत्मा है लोकसभा और ये संसद, और संसद से जनता की आवाज उठती है। उस आवाज को बाधित करने का काम स्पीड ब्रेकर बन के अगर विपक्ष करता है तो ये शर्मनाक है। चलिए, बहुत शुक्रिया। यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा में सांसद दिनेश शर्मा जी, जिनका साफ कहना है कि विपक्ष बेवजह हंगामा खड़ा कर हाय तौबा मचाने की कोशिश कर रहा है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। कैमरामैन विक्की के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान से हथियार तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 5 अत्याधुनिक पिस्टल भी बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पाकिस्तान स्थित तस्करों के सीधे संपर्क में था और सोशल मीडिया के जरिए हथियार सप्लाई कर रहा था। मामले में आरोपियों से पूछताछ जारी है। भगवान बुद्ध के पवित्र देवनीमोरी अवशेषों को लेकर भारत का विशेष प्रतिनिधिमंडल श्रद्धा, सम्मान और गरिमा के साथ भारत के लिए रवाना हुआ है। भारत से लाए गए थे अवशेष श्रीलंका के कोलंबो के ऐतिहासिक गंगारामाया मंदिर में रखे गए थे, जहां हर रोज हजारों भक्त पहुंचकर दर्शन कर रहे थे। पीएम मोदी की पहल के चलते ही भगवान बुद्ध के अवशेषों को कोलंबो ले जाया गया था। इससे दोनों देशों के बीच विरासत और सौहार्द की मिसाल स्थापित हुई है। इस पावन अवसर के साथ भारत और श्रीलंका के बीच साझा बौद्ध विरासत का एक ऐतिहासिक एवं भावनात्मक अध्याय संपन्न हुआ। भारतीय वायुसेना का थाईलैंड की रॉयल थाई वायुसेना के साथ संयुक्त अभ्यास C2 जारी है। इस अभ्यास से दोनों वायुसेनाओं के बीच संचालन समन्वय और अंतर संचालनीयता बढ़ेगी। C2 में वायुसेना के Su-30 MKI और IL-78 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, अवॉक्स AEW&C जैसी प्रणालियां और थाईलैंड के ग्रिपेन एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं। इस अभ्यास से भारत थाई रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय तालमेल बढ़ेगा। वायुसेना ने इस अभ्यास की रोमांचक तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी की हैं। और खबर खेल के मैदान से, भारत और श्रीलंका की जमीन पर आयोजित हो रहे ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 का आज 5वां दिन है। आज का पहला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को जीत के लिए 188 रन का लक्ष्य दिया है। दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड टीम के बीच कोलंबो में खेला जाएगा। ये मुकाबला 3 बजे से शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया टीम अपना पहला मैच खेलने उतरेगी। आज का तीसरा अहम मैच इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच होगा। ग्रुप सी में दोनों टीमें एक मैच जीत चुकी हैं। ऐसे में आज का मैच जीतने वाली टीम पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंच जाएगी। ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े मैदान पर शाम 7 बजे से खेला जाएगा। कुल मिलाकर आज का दिन क्रिकेट रोमांच से भरपूर होने वाला है। और ICC T20 वर्ल्ड कप में भारत और नामीबिया के बीच गुरुवार को खेले जाने वाले मैच से पहले टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। युवा भारतीय ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभिषेक शर्मा को पेट में संक्रमण के कारण अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पेट की समस्या से जूझ रहे अभिषेक शर्मा ने इसी वजह से नामीबिया के खिलाफ गुरुवार को खेले जाने वाले मैच से पहले टीम के अभ्यास सत्र में भाग नहीं लिया। अब दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नामीबिया के खिलाफ भारत दूसरे वर्ल्ड कप मैच में
उनके खेलने पर संदेह बना हुआ है। हालांकि भारतीय टीम के सहायक कोच रियान टेन डोयशे ने अभ्यास सत्र के दौरान अभिषेक को अभी पेट से जुड़ी कुछ परेशानी है, लेकिन उम्मीद है कि कुछ दिनों में वह मैच के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। और मुंबई से गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्रिकेट प्रेमियों के लिए आज का दिन बेहद अहम होने जा रहा है, एक तरह से रोमांच से भरा है, 3 बड़े मुकाबले हैं। बिल्कुल ऋतु, आज 3 बड़े मुकाबले, जिसमें से एक मुकाबला जो है वो अफगानिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो है वो अहमदाबाद में इस वक्त खेला जा रहा है, जहां पे अफगानिस्तान के सामने लक्ष्य जो है वो 188 रन का है, जिसका पीछा करते हुए अभी फिलहाल उन्होंने अपने 3 विकेट गंवा दिए हैं और 100 से ज़्यादा रन उनके अभी स्कोर बोर्ड पे हो गए हैं। तो ये मुकाबला जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने वाला है अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान की जो टीम है, इससे पहले उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना मुकाबला जो है वो गंवाना पड़ा था। तो ऐसे में आज का जो मैच है अफगानिस्तान के लिए एक तरह से कहना चाहिए करो या मरो की स्थिति है उनके लिए, क्योंकि अगर यहाँ से वो अपना ये मुकाबला भी हार जाते हैं तो फिर उनके लिए मुश्किल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। चाहे वो इसके बाद 2 मुकाबले अपने जीत भी जाएं कनाडा और यूएई के खिलाफ, तब भी उनकी जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं होने वाली हैं। तो क्योंकि आपको भी पता है कि 4 ग्रुप हैं और हर ग्रुप से जो 2 टॉप टीमें हैं वो जो हैं वो सुपर 8 में जाएंगी। ऐसे में अफगानिस्तान के लिए मुश्किलें जो हैं वो यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका गेंदबाजों ने अभी तक का जो परफॉर्मेंस दिया है और जिस तरह से विकेट्स जो हैं अफगानिस्तान ने अपने खोए हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि किस तरह से अफगानिस्तान जो है वो स्थिति को टैकल करता है और किस तरह से अगर आज का मुकाबला निकाल पाने में कामयाब होता है तो ये उनके लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। वहीं अगर दिन के दूसरे मुकाबले की बात करें तो ये कोलंबो में खेला जाएगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के बीच होगा। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो आज से अपना विश्व कप अभियान की जो है वो शुरुआत करने जा रही है, तो उनका ये पहला मुकाबला होगा। आयरलैंड के खिलाफ वो अपना मुकाबला खेलेंगे, लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो अपने जो फॉर्म जिसके लिए पहचानी जाती है वो अभी आउट ऑफ फॉर्म दिख रही है। टीम ने इस T20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान का दौरा किया था, जहां टीम को 3-0 से सीरीज़ जो है वो T20 की हारनी पड़ी थी। इसके अलावा उनके जो प्रमुख खिलाड़ी हैं जैसे पैट कमिंस हो गए, जोश हेजलवुड हो गए, वो भी जो हैं वो टीम के साथ नहीं है। इसके अलावा टिम डेविड जो हैं वो भी टीम के साथ नहीं है और ये सभी कहीं ना कहीं चोटिल हैं। तो इस सब के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की टीम का क्योंकि अपना एक कहना चाहिए कि एक अपनी एक शक्ति रही है, अपना एक नाम रहा है और उनका जो एक्सपीरियंस खिलाड़ियों की जो एक कतार है वो लगातार आती रही है। तो इस सब को देख करके आज देखना होगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है जब आयरलैंड के खिलाफ उतरेगी तो किस तरह से एक दबावपूर्ण स्थिति से निकलते हुए किस तरह से अपने आप को एक बड़ी जीत की ओर ले जाते हैं। क्योंकि आयरलैंड की टीम की अगर बात करें तो उन्होंने अपना जो पहला मैच था वो इस T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका के अगेंस्ट में खेला था और वहाँ उन्हें हार का मुँह देखना पड़ा था। तो दबाव जो होगा कहीं ना कहीं आयरलैंड की टीम पे होगा। तीसरे मुकाबले की बात करें जो कि मुंबई में होगा, वो होगा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच। दोनों टीमें अपने अपने पहले मैच जीत के आ रही हैं और हल्की टीमों के खिलाफ दोनों टीमें जीत के आ रही हैं। तो एक ये पूरा कहना चाहिए कि दिन भर में जो बड़ा मुकाबला होगा वो कहीं ना कहीं यही रहने वाला है, जो कि मुंबई में होगा। शाम 7 बजे होगा ये मुकाबला और यहाँ पर इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ जो होंगे वो एक तरह से आमने सामने होंगे और ये कहीं ना कहीं 2016 का जो वर्ल्ड कप फाइनल था उसकी भी कहीं ना कहीं याद दिलाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद गौरव पूरी जानकारी के लिए तीनों ही मैचों पर। और खेल की ही खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में चल रही एशियन निशानेबाजी चैंपियनशिप के 7वें दिन भारत ने 2 और स्वर्ण पदक जीतकर अपना दबदबा बनाए रखा है। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में प्राची गायकवाड़ ने स्वर्ण पदक जीता। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में आदर्श सिंह ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। पदक तालिका में भारत 39 स्वर्ण, 15 रजत और 12 कांस्य पदक के साथ भारत शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। राजस्थान के दौसा नेशनल हाईवे 21 पर कार और ट्रेलर के बीच भीषण टक्कर हो गई। कार वडोदरा से नोएडा की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में ट्रेलर से उसकी जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, पेयजल प्रबंधन, शिक्षा, चिकित्सा और स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री
दिया कुमारी ने कहा कि सीएम स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान दिया जाएगा, जिससे 30,000 युवाओं को लाभ मिलेगा। वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की जाएगी, जिसमें ऑनलाइन टेस्ट सहित परीक्षाओं के आयोजन की सुविधा होगी। इसके साथ ही राजस्थान में रात सवेरा नाम से नशा विरोधी अभियान शुरू होगा, जिसमें नशे से ग्रस्त युवाओं के उपचार और पुनर्वास की व्यवस्था होगी। सरकार ने कहा है कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रत्येक जिले में इंडस्ट्री पार्टनर के साथ सेंटर खोले जाएंगे और 30 करोड़ रुपए की लागत से नए टेक्नो हब स्थापित किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को लैपटॉप के लिए ई वाउचर के माध्यम से 20,000 रुपए तक की सहायता दी जाएगी। वहीं कक्षा 1 से 8 तक के लिए 40 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान एट 2047 को साकार करने के लिए गरीब, युवा, अन्नदाता व नारी शक्ति की अहम भूमिका को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने सेवा, समर्पण और सुशासन को प्राथमिकता दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारे द्वारा किए गए ढांचागत सुधार और कुशल वित्तीय प्रबंधन से अर्थव्यवस्था का आकार वित्त वर्ष 26-27 में 21,52,100 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। वहीं दूसरी ओर प्रति व्यक्ति आय भी 1.67 लाख रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 25-26 की समाप्ति पर 2 लाख के पार पहुंच जाएगी। एनडीए सरकार की परिवर्तनकारी नीतियों के कारण देश के वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय जल मार्गों पर रिकॉर्ड 14 करोड़ 60 टन माल ढुलाई हासिल की है। इस बात की जानकारी केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दी। उन्होंने बताया कि ये ढुलाई वर्ष 2013-14 में 1 करोड़ 81 लाख टन थी। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान सोनोवाल ने बताया कि ये पिछले 10 वर्षों में अंतर्देशीय जलमार्गों में कुल निवेश 1700 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। ये यूपीए सरकार के दौरान केवल 183 करोड़ रुपए था। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 111 जलमार्ग चल रहे हैं, जो देश में लॉजिस्टिक लागत को कम करने में सहायक हैं। एनडीए की सरकार में भारत में क्रूज पर्यटन में लगभग 480% की वृद्धि देखी जा रही है। वहीं साल 2025 में यात्रियों की संख्या लगभग 5 लाख तक पहुंच गई, जो 2014 में 84,705 थी। इसके साथ ही देश में लाइट हाउस पर्यटन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो पहले केवल 4,30,000 तक सीमित था, जो अब बढ़कर 19 लाख हो गया है। तेलंगाना में स्थानीय नगरीय निकायों के लिए मतदान में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बूथों पर महिला और पुरुष मतदाताओं की कतारें लगी हैं। चुनाव के लिए 16,382 मतपेटियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। शाम 5 बजे तक चलने वाले मतदान में 52.17 लाख मतदाता 116 नगर पालिका के 2,569 वार्ड और 7 नगर निगमों के 412 वार्ड के लिए अपना प्रतिनिधि चुनेंगे। इस दौरान मतदाता नगर पालिका के 10,719 और नगर निगमों के 2,225 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। तेलंगाना राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान संपन्न कराने के लिए 45,000 से अधिक मतदान कर्मी और 25,000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए हैं। दिक्कत की आशंका वाली जगहों पर एक्स्ट्रा फोर्स तैनात भी की गई है। ट्रांसपेरेंसी के लिए हर पोलिंग स्टेशन पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। चुनाव के बाद मतपेटियों को 337 स्ट्रांग रूम में रखा जाएगा। मतगणना 13 फरवरी को होगी, जबकि नए चुने गए वार्ड सदस्यों का शपथ ग्रहण और मेयर और चेयरपर्सन का चुनाव 16 फरवरी को होगा। चुनाव में कांग्रेस, भाजपा और बीआरएस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी की भारत यात्रा को सफल और सार्थक बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि यह दौरा बेहद फायदेमंद और प्रोडक्टिव रहा। जायसवाल ने जानकारी दी कि सफल यात्रा के बाद राष्ट्रपति सेशल्स के लिए रवाना हो गए हैं। उन्हें एयरपोर्ट पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विदा किया। ये यात्रा भारत सेशल्स साझेदारी की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर हुई। दौरे के दौरान फिनटेक, हेल्थ केयर, डिफेंस और इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में
महत्वपूर्ण और उच्च गुणवत्ता वाले परिणाम सामने आए, जो दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं। पंजाब के फिरोजपुर में राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने नशे के खिलाफ एक नशा विरोधी पदयात्रा निकाली है। ये पदयात्रा गुरुद्वारा सरगढ़ी साहिब से शुरू होकर स्कूल ऑफ एमिनेंस तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और आम नागरिकों ने भाग लिया। लोगों ने नशा मुक्त पंजाब के समर्थन में नारे लगाए और समाज को नशे से बचाने का संदेश भी दिया। राज्यपाल कटारिया ने कहा कि पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और युवाओं को नशे की लत से बचाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। राज्यपाल ने उपस्थित लोगों को नशा मुक्त पंजाब का संकल्प दिलवाया। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस यात्रा को जन आंदोलन बनाएं और नशे के खिलाफ एक मजबूत सामाजिक आंदोलन खड़ा करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य मिल सके। मुझे कुछ माताएं बहनों की ये पीड़ा सुनने को मिले कि हमारे बच्चों को नशे से बचाओ। मैं सोचता हूँ कि केवल और केवल कानून के द्वारा इस नशे को यहाँ से भगाना इतना आसान नहीं। जब तक ये जन आंदोलन नहीं बनेगा, जनता इससे जुड़ेगी नहीं, बच्चे इससे जुड़ेंगे नहीं, और इस अभियान को सफल करने में जब वो प्रयास करेंगे तब सफलता मिलेगी। और उस बहादुर प्रांत को ये जो नशा खा रहा है, नौजवान पीढ़ी को खा रहा है, ऐसी बीमारी को हम सब मिल करके, आप और हम सब, इसको अपना अभियान बना करके इसको कैसे सफलता मिले इसके लिए प्रयास करें। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया टम्बलर रिज सेकेंडरी स्कूल में मंगलवार को एक भयावह गोलीबारी की घटना हुई। पुलिस के अनुसार इस घटना में 10 लोग मारे गए। इनमें से 7 लोग एक सेकेंडरी स्कूल में गोली लगने से मरे, जबकि 2 अन्य लोग एक नजदीकी घर में मृत पाए गए। पुलिस ने बताया कि जिस व्यक्ति पर यह हमला करने का संदेह था, वह स्वयं को मारने के बाद मृत पाया गया। जानकारी के मुताबिक ये शूटर महिला बताई जा रही है, लेकिन पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। और बात मौसम की भी कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में कड़ाके की ठंड और भारी बर्फबारी के बीच भारतीय सेना ने मानवता की मिसाल पेश की है। तंगधार क्षेत्र में सड़क संपर्क पूरी तरह बाधित होने के दौरान सेना ने 26 वर्षीय गर्भवती महिला को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया। लगातार बर्फबारी के कारण क्षेत्र के रास्ते बंद हो गए थे। इसी बीच महिला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और परिजन अस्पताल तक पहुंचने में असमर्थ थे। मदद की गुहार मिलते ही सेना ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। जवानों ने बर्फ से ढके दुर्गम रास्तों और खराब मौसम की परवाह किए बिना महिला को सुरक्षित बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। समय पर मिली सहायता से महिला की स्थिति में सुधार है। स्थानीय लोगों ने सेना के इस मानवीय प्रयास की प्रशंसा की है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे LIC।